आज के वीडियो में हम देख रहे होंगे अबाउट स्पाइरोकिट्स। स्पाइरोकिट्स हमारा एक नया टॉपिक होगा। यूजुअली इसके ऊपर हमारे ऐसे क्यों पूछे जाते हैं ऑन बोरेलिया एक और एक लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हमारे स्पाइरोकिट्स के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के दोनों टॉपिक्स को कवर कर सके। देखो, स्पाइरोकिट्स अगर आता है तो चाहे आपको बोरियोलिसिस पूछे या आपको लेप्टोस्पाइरोसिस पूछे, आपको जूनोटिक डिसीज पूछे, अगर वो SAQ में आता है मतलब 5 नंबर में, ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है स्पाइरोकिट्स के बारे में कि दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे हैव एंडोफ्लैजिला। लेकिन एंडोफ्लैजिला जो होता है, समझो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, तो इनके बीच में हमारे पास इनके पास एंडोफ्लैजिला होता है। तो एक इनके पास एंडोफ्लैजिला है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इनका जो फ्लैजिला होता है, एक तो ये क्या है, ये थिन फ्लेक्सिबल और स्पाइरली कॉइल्ड। तो ये किसके एग्जाम्पल है काजल दी? ये स्पाइरल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पाइरल कॉइल्ड। अब आते हैं हमारे पास, ये पैथोजेनिक होते हैं और पैथोजेनिक में भी हम अगर इसके देखें तो दे आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स, ठीक है। मोस्टली क्या है, सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डीके पे फीड करते हैं। सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट और पैथोजन दे आर डिफरेंट, राइट। तो डेड एंड डीके पे फीड करते हैं। सिर्फ 3 नाम है जो कि ह्यूमन के लिए पैरासाइट है, जिसमें एक आता है ट्रेपोनेमा। ट्रेपोनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूजुअली LAQ के फॉर्म में बन जाता है। इसके अलावा बोरेलियोसिस, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं नहीं बोल पाती बोरेलियोसिस एक साथ, और लेप्टोस्पाइरा, तो लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा। ये 3 नाम है हमारे ह्यूमन पैरासाइट में, ट्रेपोनेमा, बोरेलिया एंड लेप्टोस्पाइरा। यूजुअली जब क्वेश्चन आएगा ना स्पाइरोकिट के ऊपर, तो आपको एक लाइन दिया रहेगा दैट इज कॉर्कस्क्रू मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे स्पाइरोकिट्स के अंदर। तो इनका जो एंडोफ्लैजिला है वो मोमेंट शो करते हैं, या तो इसको हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या तो कॉर्कस्क्रू रोटेटरी मूवमेंट बोल सकते हैं, या ट्रांसलेटरी। स्पेसिफिकली अगर हमको स्पाइरोकिट्स के ऊपर आएगा और हमको डिफरेंशिएट करना है, लुक फॉर कॉर्कस्क्रू मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि हमारा एक SAQ आया था केस, क्लिनिकल केस, उसमें एग्जैक्ट ये कॉर्कस्क्रू मूवमेंट दिया हुआ था। तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन को स्पाइरोकिट्स की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द डिसीजेस। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप डिसीजेस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, डिसीजेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा ट्रेपोनेमा पैलिडियम है वो सिफिलिस कॉज करता है, और सिफिलिस हमने पैथो में भी पढ़ा है एज अ लॉन्ग। तो यहाँ पे भी आप वही सिफिलिस लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा जो माइक्रोस्कोपिक फीचर है या लैब डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट हाँ बेसिक तो अल्टीमेटली वही रहता है। इसके अलावा बोरेलिया कॉजेस लाइम्स डिसीज, इसको बोरेलियोसिस भी बोलते हैं। ये कॉज होता है मेनली बर्गडॉर्फेरी से। देख रहे हो, बर्गर नहीं, बर्गडॉर्फेरी। हमारे लिए बर्गर नहीं होता, MBBS वालों के लिए, हमारे लिए होता है बर्गडॉर्फेरी, और ये टिक बॉर्न डिसीज है। तो आपसे यूजुअली टिक बॉर्न डिसीज पूछते हैं वेरी SAQ में। तो टिक बॉर्न डिसीज का एग्जांपल है लाइम्स डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बोरेलिया, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, और दिस इज टिक बॉर्न। ये हमारे वेरी SAQ के लिए भी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। और एक आता है हमारे पास लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा से होता है व्हील्स डिसीज। व्हील्स डिसीज जो है वो काफी काइंड ऑफ सीवियर फॉर्म है, जिसके बारे में हम आगे देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लेप्टोस्पाइरोसिस को अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। देखो, अगर लेप्टोस्पाइरोसिस की बात करें, मतलब जो कि किससे कॉज हो रहा है काजल दी? लेप्टोस्पाइरा, है ना। लेकिन लेप्टोस्पाइरा तो काजल दी जीनस है, इसके और भी नाम होंगे, हैं। तो इसके मेजर 2 स्पेशीज है, दैट इज इंटेरोगेंस एंड बाइफ्लेक्सा। तो बाइफ्लेक्सा नॉन पैथोजेनिक है हमारे लिए खासकर, ठीक है। तो ये इतना पैथोजेनिक नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है। इसके तुमको अगर ये याद हो रहे हैं कर लो, नहीं याद हो रहे तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। 26 सीरोटाइप्स है और 300 सीरोवार्स है। वाइल अगर बाइफ्लेक्सा की बात करें तो 38 सीरोटाइप्स है और 65 सीरोवार्स है। ये अगर नहीं भी याद हो रहा तो कोई इतना लोड का बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम लेप्टोस्पाइरोसिस को देखते हैं डिटेल में, बिकॉज लेप्टोस्पाइरोसिस इज समटाइम आस्क्ड एज SAQ और केस के फॉर्म में भी आ सकता है। तो देखो, अगर हम लेप्टोस्पाइरोसिस की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसको हम व्हील्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं या लेप्टोस्पाइरोसिस भी बोलते हैं। ये एक जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, आपको यूजुअली 4 एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं जूनोटिक डिसीज के,
कभी कभी अगर SAQ में जूनोटिक डिसीज आया तो आपने जितनी भी 2-3 बीमारियां लिखी हैं आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसा, कौन सा डिसीज, कौन सा एजेंट, कौन से जूनोटिक एनिमल से होगा। ठीक है, ये जो लेप्टोस्पाइरोसिस है ये लिवर किडनी डैमेज करता है। ठीक है, इसको हम जो व्हील्स डिसीज है उसको हम बोलते भी एक्चुअली हिपैटिक रीनल सिंड्रोम करके कुछ। ठीक है, तो ये लिवर और किडनी को डैमेज करेगा। इट कैन ऑल्सो कॉज मेनिंजाइटिस एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया दिस इज जूनोटिक, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट से नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होगा, डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन। अब हम बात करें अगर आगे, तो इसका 2 तरह का कांटेक्ट हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड एनिमल से है तो आ सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट अगर कंटामिनेटेड यूरिन है और या एनिमल का अगर किसी भी सरफेस पे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल सरफेस हो, चाहे वो वेट सरफेस हो, तब हमको इनडायरेक्टली मिल सकता है। अगर हम डायरेक्ट एनिमल के कांटेक्ट में आएंगे तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट हमको कैसे मिलेगा काजल दी? कहीं पे भी एनिमल का यूरिन है, इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड एनिमल का यूरिन है, चाहे वो वाटर में हो, वेट सॉइल में हो, वेट सरफेस में हो, तो हमको इन्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें ऐसा नहीं है कि काजल दी कोई स्पेसिफिक एनिमल है, ये यूजुअली तो रोडेंट से होता है। ठीक है, लेकिन मोर देन 100 एनिमल्स इसके सोर्सेज हैं, चाहे वो रैट हो, डॉग हो, कैटल हो, पिग हो। ठीक है, पिग भी एक एग्जाम्पल होता है इसका। तो ये इन एनिमल से मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है रेनी सीजन में या पोस्ट मानसून सीजन में। इसका रिस्क फैक्टर किसको होगा काजल दी? ज्यादा कौन ससेप्टेबल है? तो ज्यादा ससेप्टेबल है वो लोग जो कि एनिमल के कांटेक्ट में होंगे, पहली चीज है ना। दूसरा, जो कि स्लम एरिया में होंगे जहाँ पे हमको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो एक चीज होता है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन में यूजुअली एग्रीकल्चर, इसके अलावा स्लम एरिया, और सीधी सी बात है कि रेनी एरिया और रेनी और पोस्ट मानसून में होता है तो रेनफॉल और फ्लड जो प्रोन रीजन्स है, ऐसे एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल, फ्लड ज्यादा होता है, तो वहां पे हमको देखने को मिल सकता है। 3R बहुत इंपॉर्टेंट है लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। व्हाट आर द 3Rs ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस? दैट इज, एक तो रोडेंट पॉजिटिव एजेंट है, रेनफॉल से हो, रेनफॉल के मौसम में होता है, और राइस फील्ड के एक्सपोजर से भी हमको जो ये डिसीज है ये मिल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर लिखा है। ठीक है, फर्टिलिटी सिर्फ 10% फेटल है। और यहाँ पे एक और चीज है कि इंडिया में ये यूजुअली अंडमान निकोबार के साइड मिलता है, इसीलिए इसको हम अंडमान हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हिपैटिक रीनल हेमोरेजिक सिंड्रोम होता है, इसको हम बोलते हैं विल्स डिसीज को। देख रहे हो, पर अगर ये याद कर ले तो हमको समझ में आ जाएगा। सिंड्रोम बोलते हैं, सिंड्रोम, फीवर नहीं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो अंडमान हेमोरेजिक फीवर अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज व्हील्स डिसीज, दैट इज लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक, अब आते हैं हमारे, ये तो एपिडेमियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। कुछ कुछ चीजें बस याद रखो कि जूनोटिक है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन टू अगर एनिमल है तो डायरेक्ट है, अगर ह्यूमन टू वेट एनिमल है, मतलब वेट कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें जो बेसिक है वो याद रख लो। इसके अलावा अगर इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये 2 फेजेस में होता है मेनली। एक होता है सेप्टिसेमिक फेज, तो पहले होता है हमारा सेप्टिसीमिया वाला फेज, सेप्टिसेमिक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स का फेज। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये जो लेप्टोस्पाइरोसिस है, लेप्टोस्पाइरा है, जैसे ही आपका स्किन छिला, ठीक है, एब्रेजन हुआ आपके स्किन में, तो ये स्किन में आया, स्किन के म्यूकोजा में घुसा, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये ब्रेन में जाएगा, इट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, लिवर में जाएगा व्हील्स डिसीज, किडनी में जाएगा व्हील्स डिसीज। तो अल्टीमेटली ये मेनिंजाइटिस, हिपैटिक हैमरेज कर सकता है, किडनी को डिस्ट्रॉय डैमेज कर सकता है, तो ये अलग अलग ऑर्गन में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स के कैपिलरी के ब्लड वेसल्स में और कैपिलरी के वॉल्स में भी हमको मिलता है और टिश्यू में जाके इन्वेड कर जाता है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज जैसे ये किडनी, लिवर, ब्रेन सब जगह पहुंचा, ठीक, इन सब जगह पहुंचने के बाद अब हमारा इम्यून सिस्टम होगा एक्टिव।
तो इम्यूनो सिस्टम सेकेंड फेज हो जाता है जहाँ पे हमारी एंटीबॉडी बन रही है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और अल्टीमेटली कोशिश ये रहती है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो जब एंटीबॉडी बनती है तो इस एंटीबॉडी बनने के लिए हमारे पास कोई एंटीजन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जब एंटीबॉडी एंटीजन को मार रही होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सेस जाके अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे डिपॉजिट हो जाता है। तो दैट इज इम्यूनिक फेज। इसलिए तो हमने इसके इम्यून फेज को अलग से नाम दिया है या अलग से वैल्यू दिया है, बिकॉज दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, अब इसके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में इंक्यूबेशन पीरियड ये एवरेज 10 दिन होता है, लेकिन 1 से 30 दिन तक का ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें हमको माइल्ड एनिक्टेरिक फेब्राइल इलनेस मिलेगा, माइल्ड, मॉडरेट नहीं, सीवियर नहीं, माइल्ड। इसमें हमको व्हील्स डिसीज मिलेगा, जिसको मैंने आपको नाम बताया था हिपैटिक रीनल हेमरेजिक सिंड्रोम, बट ये हमको सीवियर फॉर्म में ही देखने को मिलता है। जब ये सीवियर हो जाएगा तब हमको व्हील्स डिसीज देखने को मिलेगा, जिसको हिपैटिक रीनल हेमरेजिक फीवर या सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है यार, मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी को नहीं सुना कि लेप्टोस्पायरोसिस हुआ है। तुम लोगों ने सुना तो बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लैब डायग्नोसिस। अगेन हमारे माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैब डायग्नोसिस हर चीज का इंपॉर्टेंट है। पैथो के हिसाब से पैथोजेनेसिस, माइक्रो के हिसाब से लैब डायग्नोसिस, और फार्मा के हिसाब से ट्रीटमेंट। सबसे पहला लैब डायग्नोसिस, देखो इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, एक है CSF और एक है यूरिन। अगर हम 10 दिन के अंदर ले रहे हैं इन्फेक्शन के तो CSF लेंगे, अगर हम 10 से 30 दिन के अंदर ले रहे हैं तो हम यूरिन सैंपल लेंगे। बस इतना चीज़ है कि CSF और ब्लड ले सकते हैं हम पहले 10 दिन के इन्फेक्शन में, और अगर यूरिन है तो वो 10 से 30 दिन के इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में इसको हम नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेन से नहीं देख सकते। पहली बात तो इसको हम एक वेट फिल्म के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। वेट फिल्म प्रिपेयर करेंगे और उसको हम कंट्रास्ट, फेस कंट्रास्ट या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपिक से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको ये बहुत ही ज़्यादा मोटाइल ऑर्गेनिज्म नजर आता है, जो कि ट्रांसलेशनल या स्पिनिंग मूवमेंट हमको दिखाएगा। तो जब हम डार्क ग्राउंड या फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपिक के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मोटाइल, एकदम ऐसे तेज 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 ट्रांसलेटरी और स्पिनिंग मूवमेंट करता हुआ हमको ये बैक्टीरिया दिख जाएगा। इसके अलावा दूसरा हमारे पास आता है दैट इज स्टेनिंग। तो स्टेनिंग मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेन से हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमको सिल्वर इम्प्रैग्नेशन या जिसको हम फोंटाना स्टेन बोलते हैं ये करना पड़ता है। इसके थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सिल्वर इम्प्रैग्नेशन स्टेन से। कल्चर अगर हम करें तो कल्चर में दिस आर ऑब्लिगेट एरोब्स। हमको पता है ना, एक टर्म होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब इसको चाहिए। एरोब मतलब जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। तो ऑब्लिगेट एरोब मतलब हो गए वो जिनको ग्रो करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमको बॉडी में भी ये यूजुअली वही मिल रहा है जहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीजन है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये इसीलिए कर पा रहे, ब्रेन में अच्छा खासा ऑक्सीजन सप्लाई है, ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस कर रहे हैं। लिवर और किडनी हमारे बहुत अच्छा ऑक्सीजन का डिमांड रखते हैं, वहाँ पे जाके वो करें। तो इनको ये ऑब्लिगेट एरोब है, काफ़ी धीरे ग्रो करते हैं। इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री का देना पड़ेगा, और 4 से 6 हफ्तों के लिए कल्चर करेंगे, तब हमको जाके ये हमको देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए जो मीडिया है वो है हमारी ये 3 इंपॉर्टेंट मीडिया। ठीक है, हम अगर इसमें कुछ भी नहीं याद रखे तो हमको कम से कम लेप्टोस्पायरा के या व्हील्स डिसीज के जो मीडिया यूज हम करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो है EMJH दैट इज एलिंगॉसन, मैकॉल्क, जॉनसन, हैरिस मीडिया। दूसरा है कॉर्टॉफ मीडिया, और तीसरा है फ्लेटचर सेमी सॉलिड मीडिया। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट मीडिया है जिसमें हम इनको 4 से 6 हफ्तों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री दे करके हम ग्रो करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ये कल्चर मीडिया काफ़ी वो हो जाता है, मतलब कन्वेंशनल मेथड हो जाता है, और इसके लिए इट टेक्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तब तक तो शायद बंदा जो डिसीज़ है वो इतना सीवियर फॉर्म में प्रोग्रेस हो जाएगा। बट हम पढ़ाई के लिए, हम अपने क्लिनिकल पर्पस के लिए डेफिनेटली कल्चर मीडिया का यूज़ करके हम फर्दर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं हमारे पास एक टेस्ट होता है दैट इज सीरोलॉजिकल। सीरोलॉजिकल में हमको एक चीज़ जानना है जो IgM है। IgM हमेशा मतलब इसमें 3 से 4 हफ्तों में आ जाएगा और ये 6 महीनों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और IgG जो है, G 3-4 हफ्तों के बाद आएगा, और ये कम से कम साल भर तक, उससे भी ज़्यादा
तक परसिस्ट करेगा, दिखेगा हमको। तो ये एक सीरोलॉजिकल है, लेकिन सीरोलॉजिकल से हम एग्जैक्ट नहीं डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि काजल दी और भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जहाँ पे सीरोलॉजी में हमको ऐसा ही सीक्वेंस देखने को मिलता है, या सीरोलॉजी में हो सकता है कि आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ हो या 6 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ हो, उसके कारण भी आपका IgG IgM बढ़ा हो। तो इट इज नॉट काइंड ऑफ कन्फर्मेटरी या एक आइडियल डायग्नोसिस, बट हाँ, इसको हम लैब डायग्नोसिस के टर्म्स में यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि इन्फेक्शन है कि नहीं। ठीक है, अब इसका जो ट्रीटमेंट है, हमने इतना बड़ा लेप्टोस्पायरोसिस देखा, इसका जो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन, बट इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलिन। यूजुअली माइल्ड फॉर्म में हम डॉक्सीसाइक्लिन और अमोक्सिसिलिन यूज करते हैं, लेकिन सीवियर फॉर्म में हम पेनिसिलिन यूज करते हैं, बट जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर लेप्टोस्पायरा दैट इज पेनिसिलिन। और ये मुझे आज तक तो ऐसा इसका लेप्टोस्पायरोसिस का कोई ऐसा पेशेंट नहीं दिखा। आई डोंट नो, फर्दर अगर कभी मुझे मिलेगा तो आई विल जस्ट लेट यू नो। अगर आपने अपनी लाइफ में देखा है लेप्टोस्पायरोसिस का कोई भी केस तो जस्ट डू लेट मी नो। और इसके लिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है जिसको स्पायरोलेप्ट बोलते हैं, और इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस मुझे अपूर्वा शास्त्री में नहीं दिखा कि मतलब हाँ बहुत सिग्निफिकेंटली इसको डिस्क्राइब किया गया है जैसे बाकी के वैक्सीन होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है कि इसका वैक्सीन है स्पायरोलेप्ट करके। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पायरोचीट का वन पार्ट, स्पायरोकिट जो भी आप बोलते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज लेप्टोस्पायरोसिस। इसके अलावा एक हमारा एसएक्यू बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है दैट इज बोरेलिया, और उसको बोरेलियोसिस बोलते हैं। बोरेलियोसिस के ऊपर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है यूजुअली हमको। और जो साइफिलिस है, सिफिलिस जिसको बोलते हैं ट्रेपोनेमा से, वो तो हमारा प्रॉपर एक LAQ है, मतलब वो हमारे पैथो के लिए भी LAQ है, वो हमारे माइक्रो के लिए भी LAQ है, और सिफिलिस जो हमारा फार्मा है उसमें भी यूजुअली इसके जो ड्रग्स है वो हमको SAQ में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसके अलावा यही था बताने के लिए। कोई और डाउट बच गया आपका तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।